हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अमर कुमार एक बार फिर से आप लोगों के बीच में जनगणना से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में उसको मैं लेकर आया हूं। जनगणना से जितने भी क्वेश्चन आज तक बने हैं और थ्योरी के माध्यम से हम लोग इसको कवर करेंगे। अगर आप लोग एसएससी की तैयारी करते होंगे या फिर रेलवे की तैयारी करते होंगे तो आप लोगों के लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन बने हैं अब तक जनगणना से रिलेटेड, ये जनगणना 2011 वाला दिया गया है इसमें, ठीक है। इसके अलावा भी जो भी जनगणना के इतिहास से रिलेटेड, प्रशासन से रिलेटेड और सारे जो भी क्वेश्चन बने हैं आज तक, तो सभी क्वेश्चनों का संकलन है। और एसएससी के एग्जाम्स में जनगणना से एक क्वेश्चन आता है, ये फिक्स है। और साथ ही साथ रेलवे में भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो जो लोग एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम देने जा रहे हैं और जो लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस क्लास को करने से पहले मैं बता दूं, जो लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसके माध्यम से आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और जो लोग नए आए हैं चैनल पे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हिंदी माध्यम से मैं बता रहा हूँ ना, इतना अच्छा कंटेंट आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। एकदम ज़बरदस्त कंटेंट लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। एक बार आप लोग यहाँ से करेंगे तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप लोग जो है जनगणना से क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोग बना ले जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और जैसा भी रहेगा आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो सबसे पहले बात करते हैं जो पहली जनगणना थी। पहली बार जनगणना कब होती है? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली बार जनगणना होती है, ठीक है। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में पहली बार जनगणना होती है। वहीं पहली नियमित जनगणना पूछता है कि पहली बार नियमित जनगणना कब होती है? तो पहली संपूर्ण और नियमित जनगणना सन 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में होता है, ठीक है। देखिए, लॉर्ड मेयो के समय में पहली बार जनगणना स्टार्ट होता है 1872 में। ये नियमित नहीं था, ये पहली बार स्टार्ट हो जाता है 1872 में। मेयो पहली बार जनगणना कराता है। फिर 1881 में लॉर्ड रिपन करवाता, फिर उसके बाद से नियमित रूप से जनगणना होने लगता है। क्वेश्चन दो तरह के यहाँ से बनते हैं। एक तो पूछता है कि पहली बार जनगणना कब हुआ था, तो आप लोग लगाएंगे 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और पूछता पहली नियमित जनगणना कब हुई थी, तो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, ठीक है। तो दो क्वेश्चन आप लोग का यहाँ से क्लियर हो गया और दोनों भी क्वेश्चन बने हैं। आप लोग अगर एसएससी का प्रीवियस ईयर देखेंगे तो किसी न किसी शिफ्ट में ये दोनों क्वेश्चन पाएंगे। और इसी तरीके से रेलवे के एग्जाम में भी आप लोग देखेंगे तो आप लोग सोचते होंगे मैं रेलवे और एसएससी की बात क्यों ज़्यादातर करता हूँ। देखिए, जो एग्ज़ाम मैं खुद निकाला हूँ उस एग्ज़ाम की बात मैं ज़्यादा करता हूँ। जैसे मैंने एसएससी जीडी का एग्ज़ाम निकाला है, तो एसएससी सीजीएल में प्री में क्वालिफाइड था, मेंस नहीं हो पाया, ठीक है। इस तरीके से उसके बाद रेलवे में एएलपी का निकाला हूँ, एनटीपीसी का निकाला हूँ। इसी नाते मैं जो एग्ज़ाम दिया हूँ उससे रिलेटेड मुझे एक्सपीरियंस है, तो उसके बारे में ज़्यादा बातें करता हूँ, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा और ये दो क्वेश्चन पूछता है। आगे चलते हैं। आगे है, एक क्वेश्चन आता है महान विभाजक वर्ष, ठीक है। महान विभाजक वर्ष से रिलेटेड होता है, जिसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइडेड कहते हैं, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ठीक है। इसको 1921 को कहते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ठीक है। ये याद रखिएगा, 1921 को क्या कहते हैं? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड या महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह एकमात्र जनगणना थी जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक थी। नकारात्मक का मतलब इसमें वृद्धि दर बढ़ने के बजाय इसमें घटी थी, -0.31% वृद्धि दर माइनस में गई थी, यानी कि नकारात्मक गई थी। इसी नाते इसको जो है महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संवैधानिक प्रावधान। जैसे जनगणना जो है ये संघ सूची का विषय है और यह संविधान की 7वीं अनुसूची में क्रम संख्या 69 सूचीबद्ध है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। कभी कभी पूछता है जनगणना संघ सूची का विषय है और जनसंख्या और जनगणना दोनों अलग अलग पूछता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, जो जनगणना है ना ये संघ सूची का विषय है और जो जनसंख्या है वो समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। इसको दोनों को क्लियर करिए जाएगा, दोनों से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, ठीक। इसके बारे में कहाँ दिया गया है? तो संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया गया है और ये 69वें क्रम में है, सूचीबद्ध है, ठीक है। इसमें जनगणना कराने में जनगणना का कार्य जो है गृह मंत्रालय के अधीन आता है। किसके अधीन आता है? गृह मंत्रालय। ये भी क्वेश्चन बन सकता है
कि जनगणना कौन कराता है, तो जनगणना जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन आता है और इसमें जो है यह भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो जनगणना का संगठन है, संगठन में रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के द्वारा ये आयोजित किया जाता है, जनगणना कराया जाता है। ठीक है, यहाँ से कितने क्वेश्चन आप लोग क्लियर हुए होंगे? तो यहाँ से एक तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921, ठीक है, इसको आप लोग समझिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 10 की वृद्धि दर नकारात्मक थी, -0.31 थी। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान, इसमें जनगणना जो है संघ सूची का विषय है, ये क्लियर हुआ है। 7वीं अनुसूची में जनगणना के बारे में दिया गया है और जनगणना का कार्य जो है ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है और जनगणना कराने का कार्य जो है रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप प्यार दुलार ऐसे बनाए रखिए, मैं इससे भी अच्छे अच्छे टॉपिक को और अच्छे से कराने का प्रयास करूंगा। और जैसा कि मेरे चैनल पर मेरे द्वारा ही सभी चीज़ें कराई जा रही हैं और जितना हो सकता है, जितना बन रहा है, हम प्रयासरत हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इससे भी अच्छी अच्छी चीज़ें, इससे अच्छे अच्छे टॉपिक कराया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला चलते हैं। अगला स्लाइड पे है जो महान विभाजक वर्ष। ठीक है, वही वाला स्लाइड हो गया है 2 बार। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कानूनी आधार। कानूनी आधार जो है जनगणना और जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जो है ये की जाती है। जो सेंसस एक्ट 1948 था, उसी के प्रावधानों के तहत जनगणना किया जाता है। इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, अंतराल जो है ये भारत में हर 10 साल में जनगणना होती है। कितने साल में? तो हर 10 साल में जनगणना होती है। जैसे 10 साल से तात्पर्य है कि जो पीरियड होता है बीच में, पहले जैसे 2001 में हुआ रहा होगा, फिर 2011 में हुआ, ठीक है, फिर 2011 में हुआ, फिर 2021 में होगा, लेकिन 21 वाला नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस टाइम कोविड टाइम था। तो इससे यह है कि जो जनगणना होता है इसमें हर 10 साल में जनगणना होती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जनगणना 2011 के प्रमुख आंकड़े हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछता है और ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछता है। जो 2011 के जनगणना के प्रमुख आंकड़े हैं यहीं से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसमें और क्या है कि जो 2021 की जनगणना में देरी का कारण देखिए, अधिकांश प्रश्न अभी भी 2011 के आंकड़ों पर ही आधारित हैं। ये समझ रहे हैं? ये लिखने का तात्पर्य क्या है कि 2021 का जनगणना हुआ नहीं है अभी, तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं ना वो 2011 वाला जनगणना ही पूछता है। तो इस नाते हम लोग 2011 का जनगणना अगर अच्छे से हम लोग उसके आंकड़ों को समझ लेंगे, क्या चीज़ें कैसी थी, कहाँ का क्या सिस्टम है, तो हम लोग जो है ज़्यादातर क्वेश्चन बना ले जाएंगे। अब जब कभी 2021 वाला जनगणना होगा, अभी तो कुछ पता नहीं है कब होगा, तो लेकिन जब होगा तब एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो 2011 वाली जनगणना हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है मेरे भाई, आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई थी इसमें। तो जैसे 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। ये क्वेश्चन बनता है कि जो 2011 की जनगणना थी वो भारत की कितने नंबर की जनगणना थी? तो 15वें नंबर की जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 7वीं जनगणना से तात्पर्य, जैसे स्वतंत्र भारत का मतलब होता है 1947 में, 15 अगस्त 1947 को जब भारत देश आज़ाद हुआ उसके बाद की यह 7वीं जनगणना है। ठीक है, और इसके पहले अगर जैसे जो 1881 से जो प्रॉपर नियमित जनगणना स्टार्ट हुई थी तो उसके हिसाब से ये 15वीं जनगणना है। ठीक है, नारा क्या था जो 2011 का जनगणना था? तो उसका नारा था, उसका स्लोगन था कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए, जनगणना का जितने भी पॉइंट यहाँ पर मैं करा रहा हूँ ना, ये किसी न किसी एग्जाम पूछे गए, लेकिन यहाँ पर मेन मोटिव है क्योंकि CHSL का एग्जाम चल रहा है, तो CHSL एग्जाम वाले इसको पढ़ के जाइएगा मेरे भाई, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों के लिए। और दिल्ली पुलिस का जो लोग तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस वाले, जनगणना से क्वेश्चन पक्का बनेगा। ठीक है मेरे भाई, तो इतना तो अपने भाई के ऊपर विश्वास करके आप लोग कर ही सकते हैं कि मेरी क्लास ज़्यादा लंबी होती भी नहीं है, आधे घंटे या फिर 20 मिनट की क्लास में कंप्लीट कराने का सोचता हूँ और अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आता हूँ कि उतने वही चीज़ कराया जाए जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखिए, आप 20 पेज पढ़ लेंगे जी के GS और अगर उसमें से नहीं पूछा, ठीक है, तो आपका 20 पेज पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप उतना ही पढ़िए, आप 10 ही पेज पढ़िए, लेकिन 10 पेज वही पढ़िए जो एग्जाम में पूछा जाता होगा। जैसे जनगणना से क्वेश्चन SSC पूछता है, रेलवे पूछता है, पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन पूछता है, नोबेल से क्वेश्चन पूछता है, तो कुछ टॉपिक जो है उसके फिक्स है, वहाँ से क्वेश्चन वो बनता ही बनता है। तो आप लोग ज़्यादातर उसको पढ़िए ना। अब आप पूरा
शुरू से लास्ट तक जीके जीएस पढ़ेंगे तो जीके जीएस का सिलेबस छोटा सा थोड़ी ना है कि नहीं 2 4 10 पेज है आप लोग पढ़ लेंगे, तो बहुत है, जितना आप पढ़ते रहेंगे जीके जीएस में उतना ही ज़्यादा जाएगा। तो इस नाते जो सिलेक्टेड चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो चीज़ आप लोग ज़्यादा पढ़ने का ट्राई कीजिए, ठीक है। यही होता है जो टॉपर्स की रणनीति होती है ना, टॉपर्स लोग यही करते हैं, जो चीज़ क्वेश्चन बन रहा होता है, जैसे प्रीवियस ईयर देखेंगे आप, एसएससी का या फिर दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर उठाइए, 3 4 साल के लगातार देखिए उसमें किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा था। आप लोग देखेंगे तो जनगणना हुआ, पंचवर्षीय योजना हुआ, नोबेल से रिलेटेड हुआ और भारत रत्न से रिलेटेड हुआ, तो इन सब चीज़ों से क्वेश्चन उसमें बने हैं। और पॉलिटी में जाएंगे तो पॉलिटी में जैसे राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछ रहा है, मूल अधिकार से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस तरीके से जियोग्राफी में जाएंगे, नदियों के तंत्र से क्वेश्चन पूछ रहा है, हिमालय से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार से क्वेश्चन पूछा है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन पूछता है वैसे वैसे आप लोग देखेंगे कि नहीं ये टॉपिक ज़्यादा उठा रहा है। हिस्ट्री में जाएंगे आप लोग, हिस्ट्री में बौद्ध धर्म से क्वेश्चन उठा रहा है, फिर इधर जो है जो दक्षिण के जो राजवंश थे वहाँ से क्वेश्चन उठाने लगा है। तो ऐसे आप लोग उसका जब एनालिसिस करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, उस हिसाब से आप लोग तैयारी करेंगे तो आप लोग कहीं ना कहीं अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो खैर वो सब चलता रहेगा, आइए अपने जो है यहाँ चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ थे, तो जनगणना आयुक्त कौन थे उस टाइम के 2011 के, तो सी चंद्रमौली जो थे ये जनगणना आयुक्त। यहाँ से क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा, कौन थे जनगणना आयुक्त, सी चंद्रमौली जो थे ये जनगणना आयुक्त थे, ठीक है मेरे भाई, इतना याद है। और जो 2011 की जनगणना हुई थी उस टाइम भारत की जो जनसंख्या थी वह 121.09 करोड़, जिसको 125 करोड़ सब लोग ऐसे नॉर्मली बोलते हैं, 125 करोड़, तो 121.09 करोड़ जनसंख्या थी उस टाइम की 2011 के समय पर जब जनगणना हुआ था, ठीक है। तो इस स्लाइड में क्या क्या हम लोगों ने देखा, इसमें हम लोगों ने देखा जो 2011 की जनगणना थी वो 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, ठीक है। नारा क्या था इसका नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, और जनगणना आयुक्त जो थे ये सी चंद्रमौली थे उस टाइम के जनगणना आयुक्त, ठीक है। कुल जनसंख्या कितनी है, तो 121.09 करोड़ जो है ये 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विश्व में हिस्सा। विश्व में हिस्सा से तात्पर्य यह है कि विश्व की कितनी जनसंख्या भारत में निवास करती है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है, ठीक है। 17.5% सिर्फ भारत में निवास करती है। अगर आप लोग भारत और चाइना की जनगणना मिला लेंगे, ठीक है, तो लगभग विश्व की, एक मिनट, ठीक है, यहाँ जैसे बाहर का भी कुछ बेचने उचने वाले आ जाते हैं तो थोड़ा सा हल्ला होता है। तो क्या बात कर रहे थे, जो हाँ भारत और चीन का जनसंख्या पर आप लोग देखेंगे तो एशिया की बात कर रहा हूँ, एशिया का तो 50 से ज़्यादा जनसंख्या यहीं है। विश्व में भी लगभग 40% जनसंख्या यहीं हो जाता है, भारत और चीन की जनसंख्या को मिला लिया जाए, ठीक है। फिर बात करते हैं 10 की वृद्धि दर। 10 की वृद्धि दर जैसे 2001 से 2011 के बीच में 17.7% की 10 की वृद्धि हुई थी, मतलब जैसे 2001 से 2011 के बीच में जो जनसंख्या बढ़ी थी वो 17.7% जनसंख्या बढ़ी थी, ठीक है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व जो था ये 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य होता है आपको मैं बताऊं, जनसंख्या घनत्व का मतलब ये होता है, एक सेकेंड, जनसंख्या घनत्व जैसे ये समझ लीजिए, देखिए जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य है कि प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से तात्पर्य, जैसे ये समझिए एक स्पेस है, जैसा क्षेत्र है, इस क्षेत्र की जो है इधर देखिए लंबाई जो है इसकी मान लीजिए ये 1 किलोमीटर है, इधर भी 1 किलोमीटर है, ठीक है। तो वर्ग क्या होता है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो निकालने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे ये वर्ग है तो चारों भुजाएं बराबर होंगी, एक एक होगा सब साइड, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे ही जगह लिया जाता है, ऐसे जगह समझ लीजिए कि ऐसे कोई जगह है तो ऐसे उस जगह में 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत कितने लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं, ठीक है, कितने लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं, तो इसी को जो होता है इसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे अब 1 किलोमीटर इधर से, 1 किलोमीटर इधर से, 1 किलोमीटर इधर से, ऐसे 1 वर्ग किलोमीटर हो गया, इसके अंदर कितने लोग निवास करें। तो उस टाइम जब 2011 की जनगणना हुई थी तो उस टाइम जब ऐसे आकलन हुआ था तो
प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 लोग, मतलब 382 व्यक्ति जो थे ये निवास करते थे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व जो था 2011 के टाइम पर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ठीक है। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात 943 महिलाएं थी प्रति 1000 पुरुष। ठीक है, मतलब 1000 पुरुष थे जहां, तो वहां जो है 943 महिलाएं थी। पूरे भारत की बात हो रही है ओवरऑल। ठीक है, तो ये लिंगानुपात था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है लिंगानुपात से। ठीक है, शिशु लिंगानुपात की बात करें, शिशु का मतलब होता ही है 0 से 6 वर्ष के बच्चे, तो उसमें जो था 919। ठीक है, 919 यह 1947 के बाद का सबसे कम स्तर है। ठीक है, वहीं कुल साक्षरता दर की बात करें तो 74% जो थे, ये 74.4%, 74.04% ये पूरी जो थी कुल साक्षरता दर थी, जिसमें पुरुष जो थे ये 82.14% पुरुष थे और 65.46% जो थे ये महिलाएं थी साक्षर। ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा यहाँ पर हमने विश्व में हिस्सा देखा भारत की जनसंख्या का। तो विश्व में कुल जो था 17%, 17.5% हिस्सा है भारत का। वहीं 10 की वृद्धि जो था 2001 से 2011 के बीच में 17.7% का 10 की वृद्धि हुआ है। जनसंख्या घनत्व जो था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये जनसंख्या घनत्व था। लिंगानुपात जो है ये सेक्स रेशियो जिसको बोलते हैं, 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। ठीक है, शिशु लिंगानुपात था 919। ठीक है, यह 1947 के बाद का सबसे कम स्तर है। और कुल साक्षरता दर जो था यह 74.04% कुल साक्षरता दर था, जिसमें 82.14% पुरुष साक्षर और महिला जो थी 65.46% जो थी ये महिला साक्षरता दर थी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोग को समझ में आई। हाँ, वीडियो कैसी लगी है ये लोग आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जनगणना 2011 जो राज्य आधारित मुख्य तथ्य है, इसको हम लोग अलग अलग करके देखते हैं। ठीक है, हर राज्य के बारे में क्या कैसे चीज़ें थी उसको हम लोग अलग अलग देखते हैं। ठीक, सबसे पहले जनसंख्या की बात करते हैं, पॉपुलेशन की। ठीक, पॉपुलेशन में जो सर्वाधिक जनसंख्या है राज्यों में, देखिए इसमें भी दो तरह की चीज़ है। भारत में जैसे कुछ राज्य हैं और यूटी हैं। ठीक है, तो राज्यों का और यूटी का, यूटी मतलब यूनाइटेड टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश, तो इनका और राज्यों का दोनों का अलग अलग देखते हैं हम लोग। जैसे सर्वाधिक जनसंख्या राज्य में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या थी 2011 के अनुसार। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो था ये हाईएस्ट जनसंख्या वाला था, आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश हाईएस्ट जनसंख्या वाला है। न्यूनतम वाला बात करें, न्यूनतम राज्यों में, तो सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है, सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। ठीक है, वहीं सर्वाधिक बात करें या यूटी में तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, और न्यूनतम बात करें यूटी में तो लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या है। दिल्ली में लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या है 2011 के अनुसार। ठीक है, क्लियर हुआ इतना चीज़ें। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में राज्यों में, न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम में। ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या यूटी में दिल्ली में, और न्यूनतम जनसंख्या यूटी में तो लक्षद्वीप में है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं, आगे है जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। वही चीज़ जो मैंने बताया जनसंख्या घनत्व से क्या मतलब होता है, तो वो तो ओवरऑल था। अब इसमें देखते हैं सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य में है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका क्या मतलब हो रहा है कि 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति निवास कर रहे हैं, एक के ऊपर एक लदे हुए हैं। ठीक है, ये बिहार का है। फिर वही न्यूनतम जनसंख्या अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 व्यक्ति। ठीक है, देखिए 17 व्यक्ति हैं अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि 1 किलोमीटर के अंतर्गत, 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत कितने लोग हैं, 17 लोग हैं। सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली में। ठीक, दिल्ली में शायद 11,000 के आसपास जो है जनसंख्या घनत्व है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरीके से है। ठीक है, वही न्यूनतम जनसंख्या की बात करें अगर यूटी में, तो अंडमान निकोबार में न्यूनतम जनसंख्या है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से भी आप लोग को ये वाला चीज़ क्लियर हो चुका होगा जनसंख्या घनत्व का, कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, बिहार का है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है। और सर्वाधिक कहाँ का है, यूटी में, यानी कि यूनियन टेरिटरीज में, तो दिल्ली में है। और न्यूनतम यूटी में कहाँ है, तो अंडमान और निकोबार में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है लिंगानुपात में, सेक्स रेशियो में बात करते हैं राज्यों में। तो सेक्स रेशियो, सर्वाधिक सेक्स रेशियो वाला राज्य जो है ये केरल है। केरल में 1084 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर।
ठीक है। वहीं न्यूनतम जो है ये हरियाणा में है 879 जो है, यहाँ पर 1000 पुरुष हैं तो उसमें 879 879 जो है महिलाएं हैं। कहने का मतलब कि ऐसे हैं, कितने पुरुष हुए 111 121 121 पुरुष ऐसे रहते हैं जो, मतलब कहने का मतलब है कि महिलाएं नहीं है, 121 पुरुष खाली रहते हैं। ठीक है। सर्वाधिक यूटी में बात करें तो पुडुचेरी में है और न्यूनतम यूटी में बात करें तो दमन और दीव में है। ठीक है। तो ये चीज़ समझिएगा। क्या सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है, न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में है, राज्यों में हो गया। यूटी में वही बात करें, सर्वाधिक जो है लिंगानुपात पुडुचेरी में है और न्यूनतम लिंगानुपात दमन और दीव में है। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। आगे साक्षरता दर की बात करते हैं, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट में तो सर्वाधिक साक्षर जो है, साक्षर राज्य जो है ये केरल है। केरल में 94% लिटरेसी है, साक्षरता है, सर्वाधिक है राज्यों में। वही राज्यों में न्यूनतम साक्षरता दर वाला कौन है, बिहार है 61.8%। और सर्वाधिक यूटी में जो है ये लक्षद्वीप है और न्यूनतम यूटी में जो है ये दादरा और नगर हवेली है। कौन है, दादरा और नगर हवेली। ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने साक्षरता दर की बात कर ली, सर्वाधिक केरल और न्यूनतम जो है बिहार में है, सर्वाधिक लक्षद्वीप में है और न्यूनतम जो है दादरा और नगर हवेली में है। यहाँ भी आप लोग देख लीजिएगा उसको चित्र में। ठीक है। तो काफ़ी मेहनत किया गया है आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे है 10 की वृद्धि दर। 10 की वृद्धि दर की बात करें तो 10 की वृद्धि दर में सर्वाधिक वृद्धि दर जो है ये राज्यों में मेघालय में है और न्यूनतम जो है ये नागालैंड में है। यहाँ नकारात्मक वृद्धि, हाँ, और नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर नकारात्मक वृद्धि दर देखा गया है। एकमात्र राज्य नागालैंड है। ठीक है। और नहीं तो सब जगह वृद्धि दर हुआ है पॉजिटिव में, नकारात्मक में सिर्फ निगेटिव में नागालैंड में हुआ। ठीक है। इसमें भी देख लीजिएगा। ठीक, हाईएस्ट कौन है, मेघालय है और लोवेस्ट कौन है, तो नागालैंड लोवेस्ट है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही है। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं 2011 का सेंसस की स्टेट बेस्ड फैक्ट, पॉपुलेशन में हाईएस्ट, ठीक है, उत्तर प्रदेश। इस तरीके से आप लोग इसको देख लीजिएगा पूरा। पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप लोग बताइएगा वीडियो कैसे लगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि सभी लोग इसको देखें। ठीक है। और जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे रहे, आप लोग अगर चाहते हैं कोई अच्छा टॉपिक, आप लोग सजेशन दे भी सकते हैं कि हाँ सर इस पे कराइए, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगा कि उस पर ही कराने का। ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और सेहत का ध्यान रखिए। मिलेंगे फिर किसी अच्छे टॉपिक पे, कोई नया टॉपिक लेकर जो एग्जाम में पूछा जाता है। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहूँगा। तो धन्यवाद। आप लोग अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। बाय बाय।